हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 55 लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके के आपको इस वीडियो सेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की डेडिकेटेड तैयारी अब हम लोग करेंगे और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लगातार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे हैं। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उसके कारण क्या हो सकता है? यकृत कैंसर या मस्तिष्क कैंसर या मुखीय कैंसर या त्वचीय कैंसर? तो दोस्तों, अगर बात करें तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है वो काफ़ी हानिकारक होती है और इस पराबैंगनी विकिरण के कारण हमारी त्वचा बैडली इफेक्टेड होती है। तो इस वजह से त्वचीय कैंसर इसमें सही जवाब होगा। यह सीधे मनुष्य के स्किन को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी तक के लिए रुकाव संभव है। इसी वजह से कहा जाता है कि ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है और ओजोन परत संरक्षण दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी वजह से कि ओजोन परत अगर हमारी बची रहेगी तो सूर्य के से जो हानिकारक यूवी रेज हैं वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी और मानव जाति को या अन्य किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, ओजोन छिद्र कहाँ पर है इसको आप लोग कमेंट में बताएं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? हॉस्पिटल्स में अगर किसी ने विजिट किया होगा तो उसको कैथ लैब के बारे में बिल्कुल जानकारी हो गई। तो दोस्तों, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में या शल्य चिकित्सा विभाग में या कार्डियोलॉजी विभाग में या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में कहाँ पर होती है कैथ लैब? तो दोस्तों, कैथ लैब की बात करें तो ये कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। बहुत ही बेहतरीन और नायाब सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। सेरेब्रल बोलते हैं इसको, थोड़ा सा टंग लिप्सिंग की प्रॉब्लम है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में? दोस्तों, सही जवाब दीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सेरेब्रल जो पॉलिसी है ये एक मेंटल डिजीज है, मस्तिष्क संबंधी विकार है और यह सामान्यतः 7 वर्ष तक के बच्चों में विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसमें छोटे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति जो होती है उसके पश्चात कौन से हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? रजो निवृत्ति के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बॉयज़ या गर्ल्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, मेल का कौन है, फीमेल का कौन है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। स्त्रियों में दोस्तों रजो निवृत्ति के पश्चात जो एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रजो निवृत्ति हो जाएगी तो उसके बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुतों ने या तो प्रोजेस्टेरोन को विकल्प को सही कर दिया होगा या टेस्टोस्टेरोन को, कि इन दोनों में से एक होगा। आपका यहाँ तक मामला पहुँचा ही नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा प्रश्न रजो निवृत्ति के पश्चात किसका उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो उत्पादन है वो समाप्त हो जाता है, चूंकि यह हार्मोन अधिवृक्क द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अधिवृक्क द्वारा।
ये प्रश्न भी बनता है, अधिवृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन या कोई और सा नाम, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, जो अधिवृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उनके वृषण से उत्पन्न होता है। तो पुरुषों में पाया जाने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस से निकलता है, मतलब वृषण से। और दोस्तों अगर हम बात करें स्त्रियों में, तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोडक्शन कौन करती हैं? फीमेल्स करती हैं, मादाएं करती हैं। तो इस वजह से प्रोडक्शन से याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस की वजह से टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और ये पुरुषों में होता है और वृषण से ये जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद अवश्य रखें। अगला क्वेश्चन 5वां लेते हैं। सूची प्रथम का सूची द्वितीय से मिलान करना है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, तांबा, लोहा। कंफ्यूज ना हो, B12 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर B12 में दोस्तों कोबाल्ट मिलता है। विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में आपने आंकड़ा लगा लिया होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, और पीतल में तो तांबा हो ही गया। तो इस तरह से दोस्तों ये आपकी सूची मिलानित हो जाएगी। ठीक है, B12 में याद रखिएगा कोबाल्ट मिलता है, हीमोग्लोबिन में लोहा इजी है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। और B12 में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर B12 में क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? अब साइंस से हम बाहर निकलते हैं। तो बिना किसी बेगार का मतलब तोड़ फोड़ या कोई उसमें नुकसान पहुंचाए सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है उसको दोस्तों किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या रुद्रदामन फर्स्ट ने? तो इसका सही जवाब रुद्रदामन फर्स्ट ही है दोस्तों। जो बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, वो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। और रुद्रदामन प्रथम की बात करें तो इसने जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक साम्राज्य विस्तार तथा सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है दोस्तों? जूनागढ़। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़। थोड़ा सही से लिख दें, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से आपको क्या जानकारी मिलेगी? इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक के साम्राज्य विस्तार और सुदर्शन झील दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन की, तो ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किससे? स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर गार्डियन, इलाइगा हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए ये रिपोर्टिंग भी करते थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन जो ओपिनियन पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर प्रश्न के विकल्प की बात करें तो M.K. गांधी पहला विकल्प है, दूसरा है एल्बर्ट वेस्ट, तीसरा है महादेव देसाई, और चौथा है मनसुख लाल नज़र। तो यही इसका सही है, मनसुख लाल नज़र। जो इंडियन ओपिनियन है तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में ये आरंभ की गई थी। ठीक है, और प्रथम संपादक इसके मनसुख लाल नज़र थे, मनसुख लाल नज़र थे। और यह पत्रिका 4 भाषाओं में, यह प्रश्न भी बनता है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका
किन भाषाओं में प्रकाशित होती है? तो होती थी, अब तो नहीं होती। पहला है अंग्रेजी भाषा, दूसरा है तमिल भाषा में भी आती थी, तीसरा है हिंदी भाषा में भी आती थी, और चौथा है गुजराती। तो हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती, इन 4 भाषाओं में इसका संपादन होता था। तो देख सकते हैं कितनी प्रमुख पत्रिका थी, 4 भाषाओं में ये संपादित होती थी। अगला है प्रकाशित होती थी, इसका संपादन होता था, एक ही बात है। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? बेहतरीन क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पर। तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है दोस्तों, तो उसकी हम बात करेंगे तो इसके विकल्प पर ध्यान दें। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की बात आई है, तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। देखिए, विधायिका तथा सरकार के कार्यों का संचालन तथा विधि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन के लिए कुछ स्थायी और अस्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समिति के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति प्रमुख हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सह सदस्य के रूप में होते हैं और इन्हें मताधिकार का जो प्रयोग का अवसर नहीं प्राप्त होता है। कोई भी मंत्री द्वारा इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह भारत के लोक लेखा तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती हैं और इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी जो नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष पार्टी से करता है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन स्पेशली लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है? आप देख रहे होंगे तो सभी नज़र आ रहे होंगे, भाई वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सभी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, योजना आयोग का जो गठन है एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था और इसके विपरीत वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 और लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 22 भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे है दोस्तों? अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में। और आपका जो बात कर लूँ मैं चुनाव आयोग ये लास्ट वाला, तो ये अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग का प्राविधान। ठीक है, और जो आपका एक और बच रहा है लोक सेवा आयोग, तो अनुच्छेद 315 से 22 तक आप विजिट करोगे तो लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है। तो संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग ये सब हो गए, लेकिन योजना आयोग ये नहीं है। प्लानिंग कमीशन, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी सभी हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को छांट करके और हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसकी मेहनत के लिए आपको एक सराहना तो बनती ही है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।